ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 46 वृक्षारोपण एक परम पुनीत पुण्य। हमारे धर्म और संस्कृति में जो स्थान विद्या, व्रत, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मणत्व, गौ, देव मंदिर, गंगा, गायत्री एवं गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथ इन सब को दिया गया है, वैसा ही वृक्षों को भी महत्व दिया गया है। यह महत्व उन्हें उनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को देखते हुए ही दिया गया है। शास्त्रकार ने कहा है, परम पिता परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, बादल, वृक्ष, नदियों, गायें और सज्जन पुरुषों का आविर्भाव संसार में परोपकार के लिए किया है। सब सदैव परोपकार में ही रत रहते हैं। उपरोक्त उक्ति में ऋषि ने अन्य परोपकारियों में वृक्ष को भी समान दर्जा दिया है और यह स्पष्ट किया है कि एक सज्जन पुरुष और वृक्ष में गुणों की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति समाज के हित और कल्याण में तत्पर रहते हैं, वृक्ष भी उसी तरह परोपकारात मिदम शरीर का लक्ष्य बनाकर प्राणी मात्र के हित में अपने आप को तिल तिल कर उत्सर्ग करते रहते हैं। वृक्ष में देवत्व की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हुए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे धनंजय, संपूर्ण वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ तथा सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। उपरोक्त कथन में जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने आप को पीपल वृक्ष में समासीन घोषित किया है, वहाँ उनके कथन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि वृक्ष देव ऋषियों, सिद्धों और गंधर्वों के समकक्ष प्रतिष्ठित होते हैं। देवत्व के समाज में इनकी श्रेणी छोटी नहीं है। संसार में यदि कल्याणकारी, परोपकारी, समदर्शी, फलदायी और वरदायी व्यक्तियों में देवों या गंधर्वों को प्रतिष्ठा दी जाए, तो वृक्ष भी उनसे कम सम्मान के पात्र नहीं है। संभवतः इन्हीं बातों पर पूरी तरह विचार करने के बाद भारतीय आचार्यों ने वृक्षारोपण और वृक्ष की प्रतिष्ठा को महान पुण्य माना है और उनसे अनेक प्रकार के वरदान मिलने की बात कही है। धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। विष्णु स्मृति में कूपत डाग खनन तदुत्सर्ग विधान में बतलाया है कि जो मनुष्य वृक्षों का आरोपण करता है, वे वृक्ष परलोक में उसके पुत्र होकर जन्म लेते हैं। वृक्षों का दान करने वाला वृक्षों के पुष्पों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है और मेघ के बरसने पर छाता के द्वारा अभ्यागतों को
तथा जल से पितरों को प्रसन्न करता है। पुष्पों का दान करने से समृद्धिशाली होता है। कुआं, उद्यान, तालाब और देवायतन का पुनः संस्कार अर्थात जीर्णोद्धार करने वाला व्यक्ति मौलिक फल प्राप्त किया करता है, अर्थात उनके नूतन निर्माण कराने के समय ही पुण्य फल पाता है। उसके विपरीत जो वृक्षों को नष्ट करते या काटते हैं, उनकी निंदा भर्त्सना की गई है। ऋग्वेद में ऋषि ने कहा है, ऋग्वेद 6/48/17, जिस प्रकार दुष्ट बाज पक्षी दूसरे पखेरुओं की गर्दन मरोड़कर उन्हें दुख देता और मार डालता है, तुम वैसे न बनो और इन वृक्षों को दुख न दो, इनका उच्छेदन न करो। ये पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को शरण देते हैं। हम उन ऋषियों के आदेशों का पालन करते रहे हैं, भले ही उनके सूक्ष्मति सूक्ष्म भावों को न जान पाए हों, पर उन आज्ञाओं का पालन करने से उन लाभों से तो लाभान्वित रहे ही हैं। हमारे देश में जब से उन आदेशों पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा, तभी से भारतीय जीवन में मलिनता का प्रवेश हुआ है। वृक्षों के प्रति अवहेलना भी उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है। तुलसीदास जी ने राम राज्य के सुखों का वर्णन करते हुए लिखा है, उस समय जंगलों में वृक्ष खूब फलते थे। वृक्ष और लताएं मनोवांछित फल देते थे, गायें दूध देती थी आदि। यह स्थिति तब रही होगी जब वृक्षों के प्रति प्रजा में आदर का भाव रहा होगा, वृक्षों को अधिक मात्रा में लगाया जाता रहा होगा। उस समय की प्रकृति भी संतुलित थी, समय पर वर्षा होती थी, नदियां बराबर बहती रहती थी, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता था। इन सब सुविधाओं के पीछे वृक्षों एवं वनस्पतियों का बड़ा हाथ था और हमें इसका अनायास ही लाभ इसलिए मिल जाता था कि हम उन आदेशों का भली भांति पालन करते थे जो मानवीय जीवन की सुव्यवस्था के लिए उपयोगी और आवश्यक थे। अब जबकि उन आज्ञाओं की अवज्ञा ही हो रही है, तो उसके सामूहिक दुष्परिणाम भी हमारे सामने हैं। हमारे जीवन का हर क्षेत्र कष्ट और कठिनाई से घिरा हुआ है। पार्ट 46 समाप्त। पार्ट 47 वृक्षों के विपुल वरदान। धरती माता को शस्य श्यामला कहकर उसकी वंदना की गई है। यह पुण्य नाम उसे इसलिए दिया गया था कि वह वृक्ष बेल और लता गुल्मों से सदैव आच्छादित रहा करती थी। ऊंचाई से इसका पिंड सर्वत्र हरा भरा नजर आता है। वह शोभा बड़ी सुंदर लगी। कवि ने उससे भाव नेत्रों से देखा तो वह इस मनोहर रूप पर मुग्ध होकर रह गया। तभी उसने इसे शस्य श्यामला की
उपाधि से विभूषित किया। पार्ट 47 समाप्त। पार्ट 48 वृक्ष प्रकृति के परिधान। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगारिन सद्भावना यात्रा पर भारतवर्ष आए तो पत्रकारों ने उनसे अंतरिक्ष यात्रा के स्मरण पूछे। गैगारिन ने बताया कि संभवतः पृथ्वी ही समस्त खगोल में एक ऐसा ग्रह पिंड है जिससे सुंदर और कोई दूसरा नक्षत्र नहीं। इस सौंदर्य का कारण उन्होंने इसकी प्राकृतिक सूक्ष्म हरितिमा वृक्षावली को ही बताया। वृक्ष न होते तो यह धरती भी एक उजड़ी एवं सुनसान जैसी स्थिति में रही होती। तब अंतरिक्ष वासियों को तो क्या, धरती वालों को ही यहाँ किसी सौंदर्य के दर्शन न होते। यहाँ सर्वत्र उदासी सी दिखाई देती और उसका प्रभाव लोगों की मानसिक स्थिति पर भी पड़े बिना न रहता। माघ फाल्गुन के महीनों में जब पतझड़ हो जाता और वृक्षों के केवल ठूंठ मात्र रह जाते हैं तो न जाने कैसी आत्मिक अकुलता उत्पन्न होती है। निर्वसन प्रकृति से मनुष्य की आत्मा में दुख की अनुभूति होना महत् आध्यात्मिक तथ्य है, जबकि दूसरी ओर सावन भादों के महीनों में आंतरिक उल्लास, प्रगाढ़ प्रेम की भावनाएं, प्रसन्नता, सरसता आदि के उद्गार अपने आप उमड़ने लगते हैं। उन दिनों प्रकृति सर्वत्र हरी भरी जान पड़ती है। उसी के प्रभाव रूप इस प्रकार की सरस भावनाएं जागृत होती हैं। पार्ट 48 समाप्त। पार्ट 49 वृक्ष आध्यात्मिक प्रशिक्षक। पुराने जमाने में विद्यालय वहीं चलाए जाते थे जो स्थान चारों ओर से वृक्षों से आच्छादित होते थे। वृक्षावली बढ़ाने के प्रयत्न भी सदैव चलते रहते थे। गुरुकुलों में वृक्षारोपण उत्सव मनाए जाते थे और बड़े बड़े वृक्ष पीपल, बरगद, नीम, आम, इमली आदि के पौधे लगाए जाते थे। विद्यार्थी गण उनकी नियमित देखरेख रखते थे। उन्हें सब तरह से नष्ट करने से बचाया जाता था। वृक्षों को इतना महत्व देने का यही कारण था कि उनके बीच रहने से आध्यात्मिक भावनाएं जागृत होती थी। लोगों के मन सुसंस्कारित बने रहते थे। इनसे आंतरिक सौंदर्य जागृत होता था, आत्म प्रेरणा मिलती थी। बच्चों के विकासोन्मुख मस्तिष्क पर इनने प्रेरणाओं की नींव गहरी हो जाती थी। फलस्वरूप कठिन परीक्षा की घड़ियों में भी वह सदाचार से विचलित न होते थे। वृक्षों द्वारा सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रशिक्षण निरंतर मिलता रहे, इसके लिए केवल विद्यालयों में ही उनकी बहुतायन होती थी। हर आश्रम, गांव, मंदिरों तथा सार्वजनिक स्थानों को भी वृक्षों से आच्छादित रखा जाता था। भारतवर्ष के इतिहास की अनेक विलक्षणताओं में
यह भी एक विलक्षण, तथ्यपूर्ण और वैज्ञानिक बात रही है। जो वृक्ष दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते वे भारतवर्ष में मौजूद हैं। नीम तथा पीपल केवल भारतवर्ष में ही पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर डेल मार ने लिखा है, पश्चिमी संसार जिन बातों पर अभिमान करता है वे असल में भारत वर्ष से ही वहां गई हैं और तरह तरह के फल फूल, पेड़ और पौधे जो इस समय यूरोप में दिखाई और पैदा होते हैं, हिंदुस्तान से ही ले जाकर वहां लगाए गए। भगवान बुद्ध द्वारा लंका में लगाया गया वट वृक्ष आज भी कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। संसार के अनेक देशों को यहाँ से वृक्ष, फल और फूल के पौधे भेजे गए। इसका मुख्य उद्देश्य सारे संसार में आध्यात्मिकता के मूल को ही विकसित करना रहा है। पार्ट 49 समाप्त। पार्ट 50 वृक्ष बनाम रेगिस्तान। रेगिस्तानों में पेड़ नहीं होते ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः कहना यह चाहिए कि जहां पेड़ नहीं होते वहां रेगिस्तान होते हैं। पेड़ों के अभाव में हवा के वेग, शुष्कता और मौसम के असंतुलन के कारण ही रेगिस्तान पैदा होते हैं। बरसात का आकर्षण करने के लिए पेड़ न होने से राजस्थान के इलाके में रेगिस्तान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे राज्य सरकार बड़ी चिंतित है। रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए जहां बाहर से जल लाने की व्यवस्था की गई है, वहां सरकार इस प्रयत्न में भी है कि इस इलाके में वृक्षारोपण आंदोलन को अधिक गतिशील बनाया जाए ताकि वहां रेगिस्तानी प्रसार को रोका जा सके और जलवायु में परिवर्तन लाकर उसे समाप्त किया जा सके। ऐसा हो जाएगा तो हजारों लाखों एकड़ जमीन कृषि के लिए निकल आएगी और हजारों किसानों को काम मिल जाएगा। इससे न केवल समृद्धि ही बढ़ेगी वरन खाद्य समस्या का समाधान भी होगा। वन उद्योग से राष्ट्रीय संपत्ति का विकास सन 1954-55 में भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल 281 लाख वर्ग मील था, जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 22% था। यह प्रतिशत अन्य देशों के प्रतिशत से अपेक्षाकृत कम है। इनकी उत्पादन क्षमता भी अन्य देशों के वनों की औसत उपज से काफी कम है। इसी वर्ष 21 करोड़ 67,84,000 रुपये की 50 करोड़ 70,54,000 घन फुट इमारती लकड़ी, शेष लट्ठे, लुगदी तथा दियासलाई के उपयोग की लकड़ी थी। 30 करोड़ 72,46,000 घन फीट कोयला उपयोगी लकड़ी थी। प्लाईवुड के कच्चे माल, दियासलाई तथा कागज की आवश्यक सामग्री के साथ साथ राल, गोंद, शहद
और औषधि संबंधी अनेक जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। बीड़ी उद्योग अधिकांश वनों के ही भरोसे चल रहा है। प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ रुपये का बांस और 55 लाख रुपये के रेशे वाले पदार्थ, 1 करोड़ रुपये का गोंद तथा राल और 6 करोड़ रुपये का अन्य फुटकर सामान उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 लाख व्यक्तियों को इन वनों से ही आजीविका उपलब्ध होती है। पहाड़ी इलाकों में जहां कृषि कार्य संभव नहीं है, वहां लोग वन उद्योगों के आश्रय ही अपना पेट पालते हैं। शिक्षा के विस्तार के साथ साथ कागज की आवश्यकता भी बढ़ेगी और उसके लिए वनस्पति की समृद्धि की आवश्यकता होगी। पार्ट 50 समाप्त। पार्ट 51 मकानों के लिए लकड़ियां। परमार्थी वृक्षों की कृपा से हम घरों में बड़ी सुविधा पूर्वक बरसात, झाड़े और ग्रीष्म की तपन से बचकर रहते हैं। अब ईंट और सीमेंट का उपयोग होने लगा है, पर व्यवस्था इतनी महंगी है कि सब लोग पक्के मकान नहीं बनवा सकते। उनमें इतना अधिक खर्च पड़ता है कि 90% सामान्य श्रेणी के व्यक्ति पक्के घर नहीं बनवा सकते। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब वृक्षों की हमारे यहाँ कोई कमी न थी और पक्की छतों वाले मकानों का प्रचलन न हुआ था, तब लोग बड़ी आसानी से कम खर्च में ही मकानों की व्यवस्था कर लेते थे। वृक्षों की बहुतायन से की गई कटाई ने तो अब मकान की समस्या को भी कठिन बना दिया है। शहरों में भारी किराए पर मकान मिलने का कारण एक ही है कि इमारती लकड़ी का अभाव, जिसके कारण मकान बनवाने में लागत बढ़ जाती है। फलस्वरूप मकान मालिक उसका किराया भी डटकर वसूल करते हैं। अधिक खर्चीले होने के कारण हर कोई मकान बनवा भी नहीं सकता, इसलिए वे भी महंगे पड़ते हैं। यह समस्या अभी तक गांव में नहीं थी। गल्ले की महंगाई और कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो उनकी अनेक समस्याएं भी बढ़ गई। मकान की समस्या उनमें मुख्य है। लकड़ी की कमी के कारण अब वहां भी पक्की छतों वाले मकान बनाने के लिए लोगों को विवश होना पड़ता है। इसका परिणाम होता है कि लोगों को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाकर शेष स्वास्थ्य एवं अर्थ विकास के साधनों में रोक लगा देनी पड़ती है, या फिर टूटे फूटे मकानों में कष्टकर स्थिति में दिन गुजारने पड़ते हैं। ऐसी समस्याएं गांवों में 70% जनता के सामने हैं और ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वृक्षों को काटने की तेजी इसी तरह बनी रही तो एक दिन यह समस्या बड़ा विकराल रूप धारण करेगी और तब लकड़ियों के मकान कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे। मकानों के किराए और उन्हें बनवाने में कितना अधिक खर्च होगा, इसका अभी से अंदाज
लगाया जा सकता है। पार्ट 51 समाप्त। पार्ट 52 ईंधन और खाद। वृक्षों की सूखी डालियां हमारे बड़े काम की होती हैं। उनका मोटे तने का भाग मकानों की छत पाटने, पाटा, हल, बैलगाड़ी, किवाड़ आदि विविध उपयोगी वस्तुएं बनाने के काम में आ जाता है, तो पतली लकड़ियों से भोजन पकाने का काम चलता है। किंतु वृक्षों के अभाव से उत्पन्न यह परेशानी भी हम स्पष्ट देख रहे हैं। शहरों में जलाने की लकड़ियों के भाव 1-1.5 रुपये प्रति मन से बढ़कर 38 रुपये मन तक पहुंच गए हैं, और गांवों में इस कमी को पूरा करने के लिए 50% गोबर की बहुमूल्य खाद को उपले बनाकर जला दिया जाता है। कदाचित इतनी खाद न जलती और लकड़ी का ईंधन मिलता रहता तो खेतों के लिए जितनी खाद अब मिल रही है उतनी ही खाद और मिल जाती, जिससे उतनी ही फसल में ड्योढ़ा अन्न उत्पन्न किया जा सकता था। दूसरी रासायनिक खादों की अब बहुत चर्चा चल रही है, पर वे सब गोबर की खाद के आगे भीख मांगती हैं। इतनी सुंदर, कम दाम की और सरलता से उपलब्ध हो जाने वाली दूसरी खाद नहीं है। इसमें मिट्टी को खारी, खराब करने वाला कोई दोष नहीं है, अतः इसकी रक्षा कृषि हित में अनिवार्य है। पर यह तभी संभव है जब ईंधन की लकड़ियों का अभाव न हो और उसके लिए वृक्षों की सघनता हो। यह तो रही अप्रत्यक्ष बात। प्रत्यक्ष रूप से भी वृक्ष हमें सुंदर प्राकृतिक खाद प्रदान करते हैं। पतझड़ के दिनों में सारे वृक्षों की पत्तियां जब गिर जाती हैं तो ये कूड़े की शक्ल में इधर उधर बिखर जाती हैं, कुछ बगीचे के आसपास ही जमा हो जाती हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में सारी पत्तियां सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाती हैं। जमीन उनका उपजाऊ अंश स्वयं सोख लेती है। यह प्राकृतिक खाद वह है जो खेतों को बिना खाद दिए हुए भी उनसे कुछ न कुछ अनाज पैदा किया जाता रहा है। पार्ट 52 समाप्त। पार्ट 53 मानव जाति के अनन्य सेवक वृक्ष। वृक्षों की आध्यात्मिक प्रेरणा का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल में गुरुकुल, गुरु आश्रम, मंदिर, जलाशय आदि वृक्ष कुंजों से आच्छादित हुआ करते थे। उनकी शीतल छाया में विद्यार्थी पढ़ा करते थे। प्रकृति की सघन शोभा उनके मस्तिष्क में सदाचार, संयम, सेवा, सुरुचि, सुचिता और सुव्यवस्था के भाव भरा करती थी। जो लोग भूगोल पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा कि अब पहाड़ों पर बर्फ का जमना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले जितनी मोटी परत जमती थी अब नहीं जमती। गर्मी आती है, सूर्य तपता है
तो यह बर्फ थोड़े समय में ही गलकर बह जाती है। उत्तर भारत को वर्ष भर पानी देने वाली गंगा और यमुना में भी अब पहले जितना पानी नहीं आता। इसका मूल कारण है वृक्षों और वनों का बढ़ता हुआ अभाव। हरे वृक्षों वाले वन बादलों को आकर्षित करते हैं और पानी बरसने में सहायक होते हैं। वृक्षों की संख्या घटने से वर्षा की सघनता भी कम होने लगी और उसका दुष्प्रभाव अब सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पड़ रहा है। वृक्ष अधिक हों तो जल भी अधिक मिले और घरों में प्रयोग के लिए लकड़ियां भी मिलती रहें। इमारती लकड़ी के अभाव में भवन निर्माण बहुत महंगा हो गया है। भारतीय स्थापत्य कला का संपूर्ण गौरव ही नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि अब वह बहुत महंगा कार्य हो गया है, पर साधारण काम जैसे रोटी आदि बनाने के लिए भी लकड़ियां पर्याप्त उपलब्ध नहीं होती। फलतः गांवों की आधी खाद ईंधन के रूप में जला दी जाती है। उसका दुष्प्रभाव कृषि की उपज पर पड़ता है। पहले की अपेक्षा खेतों की उपजाऊ शक्ति भी अब आधी रह गई है। अब यह परिस्थिति बिगड़ गई है, कल और भी बिगड़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हम जो गंदगी पैदा करते हैं उसका विषपान करने वाले वृक्ष कम होते जा रहे हैं। वृक्ष न रहेंगे तो इस ढेर सारी जिंदगी का दबाव मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा। उसकी आयु, स्वास्थ्य, शक्ति, शरीर सब पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वृक्ष स्वच्छ और ताजी वायु प्राणियों को देते रहते हैं। इससे शरीरों का पोषण होता है। वृक्ष फल देते हैं, जिससे खाद्य समस्या का निदान होता है। प्रकृति की मधुरता, दया और मातृत्व का अनुभव हमें वृक्षों ने ही कराया है। कितने कितने सुंदर, रसयुक्त, स्वादिष्ट व शक्तिवर्धक फल परमात्मा ने मनुष्य को दिए हैं। उनकी कल्पना करें तो हृदय श्रद्धा से नत हो उठता है। पर कोरी श्रद्धा से काम भी तो नहीं चलता। जहां वृक्षों के सैकड़ों अनुदान और वरदान हमें मिलते हैं, वहां हमारा भी तो कर्तव्य है कि उनकी वंशावली बढ़ाएं। पुराणों में यह बात धार्मिक महत्व देकर प्रकारांत से कही गई है। युग निर्माण योजना ने उसे विज्ञान और बुद्धि संगत रूप में प्रस्तुत किया है। इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। इसलिए वृक्षारोपण को एक परम पुनीत कर्तव्य मानकर उसे एक अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए। वृक्षों के परिधान पृथ्वी माता की शोभा बढ़ाते हैं। उनके लिए हमें भी योगदान करना चाहिए। पाठ 53 समाप्त।